हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्स्ट सब्जेक्ट को। अगर आप बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्स्ट सब्जेक्ट के यूनिट 1 में सबसे पहला टॉपिक देखेंगे तो सबसे पहला टॉपिक आपको दिखेगा फेमस इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया, जिसमें से कौटिल्य के बारे में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, अलग अलग पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने इकोनॉमिक्स फील्ड में काफ़ी अच्छा रिमार्केबल अचीवमेंट को इंश्योर किया है, उनके विषय में ये पूरा जो चैप्टर है वो डेडिकेटेड है। इससे हमको कहीं ना कहीं हमारे देश के जो अलग अलग व्यक्तित्व हैं उनसे रूबरू होने का मौका मिलता है और ये जान पाते हैं हम कि हमारे देश के जो पर्सनैलिटीज़ थे उन्होंने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में कितना कंट्रीब्यूट किया है। और इकोनॉमिक्स जो आज एक बड़ा ही मॉडर्न सब्जेक्ट लोगों के जहन में दिख रहा है, लोग ऐसा समझ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स बड़ा ही नया सब्जेक्ट है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स कितना पुराना सब्जेक्ट है और उसका कितना ज़्यादा संबंध हमारे देश की सनातन संस्कृति से है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फेमस इकोनॉमिस्ट के विषय में चर्चा की गई है वो है कौटिल्य, जिनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। आई थिंक आपको पता होगा, कौटिल्य जी को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इकोनॉमिक थॉट्स इन एंशिएंट इंडिया are the Veds, the Upanishads, the epics and the treatises like Kautilya Arthashastra, Thrivalluvar, and throws light on the economic thought in ancient South India. अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो प्राचीन भारत में इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसके विषय में सबसे ज़्यादा चर्चा दो ही पर्सनैलिटीज़ के द्वारा मिलता है हमको। पहले है कौटिल्य जी और दूसरे हैं आपके थिरुवल्लुवर थिरुकुराल। ठीक है, इनका नाम थोड़ा सा अटपटा है क्योंकि ये साउथ इंडिया के हैं। तो ये दोनों पर्सनैलिटीज़ हैं जिनसे इकोनॉमिक्स का जो थॉट है, इकोनॉमिक जो थॉट है, जो आर्थिक विचारधारा है, वो इन दोनों पर्सनैलिटी से मिलती है। और इन दोनों पर्सनैलिटी से पहले भी जो प्राचीन भारत का अर्थशास्त्र रहा है वो वेदों से प्रभावित था, वो उपनिषद से प्रभावित था, वो हमारे तमाम बड़े बड़े धर्म ग्रंथों से प्रभावित था। मतलब हमारे तमाम बड़े बड़े धर्म ग्रंथों में भी इकोनॉमिक्स की चर्चा की गई है, अर्थशास्त्र की चर्चा की गई है और अलग अलग प्रकार के आर्थिक विचारों की भी चर्चा की गई है। ध्यान से एक बार हिंदी में भी रीड कर लेते हैं। प्राचीन भारत में आर्थिक विचार के मुख्य स्रोत वेद, उपनिषद, महाकाव्य और कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ हैं। तिरुवल्लुवर और तिरुकुरल प्राचीन दक्षिण भारत में आर्थिक विचार को प्रकाश डालती है। मतलब अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, साउथ इंडिया की बात करें, तो वहाँ पे ये पर्सनैलिटी है, ये दोनों पर्सनैलिटीज़ हैं जो प्राचीन दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में इकोनॉमिक्स थॉट को लाते हैं। इसके अलावा अगर हम अति प्राचीन भारत की बात करें, मतलब बिल्कुल प्राचीन, तो सबसे प्राचीन भारत था जिसको हम कह सकते हैं कि आदिकाल की अगर हम बात करें, सबसे प्राचीन काल की, तो उस समय वेदों से, उपनिषदों से, हमारे बड़े बड़े धर्म ग्रंथों से आर्थिक विचारधाराएं झलकती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। द वेद्स डिपिक्ट द लाइफ एंड वर्क इन द अर्ली वैदिक पीरियड। कौटिल्य अर्थशास्त्र गिव्स डिटेल्स ऑफ द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। कौटिल्य अर्थशास्त्र इज द चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहाँ पे कहा गया है कि वेदों में प्रारंभिक वैदिक काल में जीवन और कार्य का वर्णन किया गया है। अगर हम वेद की बात करते हैं तो वेदों में बताया गया है कि जब इंसान की उत्पत्ति हुई तो प्रारंभ में इंसान का जीवन कैसा था, वो अपने जीवन में कौन कौन सी गतिविधियां करता था, उसकी चर्चा कहाँ की गई है दोस्तों? उसकी चर्चा वेदों में की गई है। आगे बताया गया है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र एक पुस्तक है, मैं आपको पहले बता दूं, जो हमारे कौटिल्य जी थे, चाणक्य जी थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जिसको कहीं ना कहीं आज भी हमारे देश की जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको फॉलो कर रही है। और आप लोग देख रहे होंगे तमाम जो हमारे नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नए नए इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ला रही है, वो इस बुक से प्रभावित है। वही अर्थशास्त्र के जो विचारधाराएँ हैं इस बुक में, उससे प्रभावित है। तो यहाँ पर बात की जा रही है अर्थशास्त्र किताब के। कहा जा रहा है कि जो कौटिल्य जी का अर्थशास्त्र पुस्तक था, इसमें मौर्यन अंपायर यानी जो मौर्य का वंश था उससे संबंधित काफ़ी जानकारियां मिलती हैं। कौन कौन सी जानकारी? मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक,
सामाजिक, आर्थिक और सैन्य संगठन कैसे काम करता था। मतलब जो आपका मौर्यन डायनेस्टी था उसमें पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, उसमें सोशल सिस्टम कैसा था, उसमें इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, वहाँ की मिलिट्री कैसे थी। आप सभी को पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने वाले और चंदू से चंद्रगुप्त मौर्य में तब्दील करने वाले जो इंसान थे वो स्वयं कौटिल्य जी थे। उसके पहले एक बहुत बड़ी कहानी हुई थी, कहानी भी मैं आपको शायद बताया हूँ, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कहानी के विषय में, क्योंकि कहानी एक लास्ट लेक्चर में बताई गई थी। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे वो एक साधारण से परिवार के बालक थे। अब इस साधारण से परिवार के बालक को चंदू से चंद्रगुप्त मौर्य यानी एक छोटे से साधारण बालक से एक राजा बनाने का जो शक्ति था, जो विचारधारा थी, वो कौटिल्य जी के जहन में आई थी। अब वो आई कैसी थी, तो एक प्रतिशोध लेना था चाणक्य कौटिल्य जी को। और एक राजा था उनके समय में, जब वो उस राज्य में एक, आपको पता होगा पहले जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो सभी ब्राह्मण राजाओं को उपदेश दिया करते थे, उनको वो रास्ते दिखाया करते थे, उनको एडवाइस दिया करते थे। तो वो काम कौटिल्य जी का था। और एक क्षत्रिय राजा था, आपको पहले पता होगा क्षत्रिय ही राज करते थे। तो एक राजा था, उस राज्य से कुछ तो इनका डिस्टर्बेंस हो गया, कुछ क्लैश हो गया, बातचीत को लेके मतभेद हो गया और उस राजा ने इनका अपमान कर दिया और एक बहुत बड़ी गलती कर दिया। क्योंकि विवेक, दुनिया में जो सबसे बड़ी ताकत है ना इंसान के पास, वो है आपका विवेक। उससे बड़ी ताकत कोई नहीं है दुनिया में। अगर सबसे बड़ी ताकत, आपको लगता होगा कि खली साहब बहुत पहलवान है तो बहुत ताकतवर होंगे, वो फिजिकली बहुत ताकतवर है, उनको भी हराने के लिए आपका दिमाग काफ़ी है। तो विवेक जो होता है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है, आपकी बुद्धि सबसे बड़ी ताकत होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौटिल्य जी ने पेश किया। उतना बड़ा साम्राज्य, उतना बड़ा वंश जो काफ़ी पीढ़ी से चल रहा था, उसको बस एक प्रतिशोध की भावना ने समाप्त कर दिया। और प्रतिशोध की भावना कौटिल्य जी के जहन में आई थी। तो एक छोटे से बालक चंदू को चंद्रगुप्त मौर्य तक बनाने का जो सफर था वो कहीं ना कहीं कौटिल्य जी ने तय किया था। तो यही बताया गया कि जो उनका किताब है अर्थशास्त्र, उस किताब में, उस पुस्तक में ऐसा वर्णन मिलता है कि मौर्यन डायनेस्टी का, मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवेश कैसा था। उसमें यह भी चर्चा मिलती है कि जो मौर्य डायनेस्टी था उसमें सैन्य संगठन कैसा था। क्योंकि पहले आपको पता होगा कोई भी राजा तब तक शासन कर पाता था जब तक कोई दूसरा राजा उस पर आक्रमण करके उसके राज को कब्जा ना कर ले। अगर कोई दूसरा राजा किसी राज्य पे आक्रमण कर लेता था और उसको कब्जा कर लेता था, तब वो राजा हार जाता था, उस राजे को जान से मार दिया जाता था या फिर उसको बंदी बना लिया जाता था। तो किसी भी राजा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो अपने राज्य को, अपने पर्टिकुलर टेरिटरी को सुरक्षित करे। और उसमें उसको सुरक्षित करने के लिए जो सबसे अच्छी योजना बनाई गई थी वो कौटिल्य जी के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में बनाई गई थी। चलिए आगे बात करते हैं। He was responsible for getting Chandragupta the kingdom of land. Kautilya has given a vivid description of the administrative procedures, duties of kings, ministers and government officers. Kautilya Arthashastra is based on the earlier treatise and is divided into 15 chapters covering 430 pages. यानी जो कौटिल्य जी की पुस्तक है ना अर्थशास्त्र, उसमें 430 पन्ने हैं, 430 पेजेस है और इसको टोटल 15 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। और इन 15 चैप्टर्स में क्या क्या बनाया गया है, ध्यान से देखिएगा। इन 15 चैप्टर्स में सब कुछ बताया गया है जो एक राज्य को चलाने के लिए ज़रूरी होती है। जैसे आज भी हिंदुस्तान एक राज्य ही आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, एक साम्राज्य ही आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बस अंतर ये है कि पहले हिंदुस्तान में रियासतें थी, पहले हिंदुस्तान में अलग अलग राजा थे जिनका अलग अलग जुरिस्डिक्शन, अलग अलग टेरिटरी था। लेकिन आज हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, मोनार्की नहीं है। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र है। लेकिन हिंदुस्तान आज भी एक राज्य है और हिंदुस्तान में जितनी भी चीज़ें एक राज्य को चलाने के लिए पहले ज़रूरी हुआ करती थी उतनी चीज़ें आज भी ज़रूरी है। इवन मैं ये कहूँगा कि उससे भी ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी हैं। पहले रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, डिजिटल मीडिया, इन सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं था क्योंकि चीज़ें उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी या फिर उतनी ज़्यादा इन चीज़ों की कोई इच्छा ज़रूरत नहीं थी।
लेकिन आज इन चीज़ों की भी ज़रूरत है। तो हमारे देश की जो सरकार है, हमारे देश का जो गवर्नमेंट है, वो भी इस पर्टिकुलर बुक को रेफ़र उसको करना चाहिए। और इस पर्टिकुलर बुक में जो टॉपिक्स बताए गए हैं, जो तरीके बताए गए हैं किसी भी देश पे शासन करने के और उस देश पे अच्छे से उस देश का विकास करने के, उन सारे तरीकों को अगर हमारे देश में अपनाया जाए तो कहीं ना कहीं हमारा देश भी एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में खड़ा हो सकता है। चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या क्या बताया इसमें। उन्होंने बताया कि चंद्रगुप्त का जो किंगडम था, उनका जो साम्राज्य था, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर यानी प्रशासन कैसे चलता था, राजा की कौन कौन से कर्तव्य होते थे, इस किताब में लिखा गया है। किस किताब में? अर्थशास्त्र में। मिनिस्टर्स के कौन कौन से कर्तव्य होते थे, यानी मिनिस्टर्स की कौन कौन सी ड्यूटीज होती थी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स यानी सरकारी कर्मचारियों की कौन कौन सी ड्यूटी होती थी, ये सारी की सारी चीज़ें आपके इस अर्थशास्त्र पुस्तक में कौटिल्य जी के द्वारा बखूबी बताई गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखते हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र इज बेस्ड ऑन अर्लियर ट्रीटीज एंड इज डिवाइडेड इनटू 15 चैप्टर्स। यहाँ से आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं कि जो कौटिल्य जी की अर्थशास्त्र पुस्तक है वो कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है। तो दोस्तों याद रखना वो 15 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। उसमें कितने पेजेस हैं? तो उसमें 430 पेजेस हैं। कितने हैं दोस्तों? 430 पेजेस हैं। ठीक है, चलिए हिंदी में भी एक बार रीड कर लेते हैं, नहीं तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहेंगे सर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ठीक है, चलिए। उन्हें भूमि के राज्य को चंद्रगुप्त के लिए प्राप्त करने की जिम्मेदारी थी। कौटिल्य ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं, राजा, मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के कर्तव्यों का विविध वर्णन दिया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पूर्व ग्रंथ पर आधारित है और यह 15 अध्यायों में विभाजित है जो 430 पृष्ठों को अवतरित करता है। अब इसमें क्या क्या बात लिखी है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि जो हमारे कौटिल्य जी थे उनको एक जिम्मेदारी दी गई थी कि जो चंद्रगुप्त का राज्य है उसको भूमि का राज्य बनाना है। भूमि का राज्य मतलब पहले किसी भी देश को या फिर किसी भी राज्य को चलाने के लिए बस एक ही आय का स्रोत होता था और वो होता था भूमि। जितनी ज़्यादा भूमि जिस राज्य के पास होती थी उतना ज़्यादा पैसा वो राज्य कमाता था। तो इसीलिए सबसे पहले जब कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा तो उसमें सबसे पहली जो स्ट्रेटजी का चर्चा किया गया वो ये चर्चा किया गया कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा भूमि कैसे हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा भूमि का मतलब ज़्यादा फसल और ज़्यादा फसल का मतलब ज़्यादा पैसा, मतलब उस पर्टिकुलर राज्य का ज़्यादा विकास। इसीलिए कहीं ना कहीं मकसद था कौटिल्य जी का कि हम अपने साम्राज्य में, अपने राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा भूमि को अर्जित करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फसल उत्पादन करें और अपने राज्य का विकास कर सकें। चलिए आगे बात करते हैं। The treatment in his book is quite comprehensive and systematic. It covers almost every aspect of theory and practice of economics. It also deals with the government of towns and villages, law courts, right of women, maintenance of the old and helpless, marriage and divorce, public finance, maintenance of army and navy, diplomacy, agriculture, spinning and weaving, and a number of other subjects. His book contains ample ideas on a welfare state. अब एक कहानी मैंने आपको बताया कि कौटिल्य जी का एक बार एक राजा से बहस हो गया और उस राजा ने कौटिल्य जी का अपमान किया। उसके बाद से प्रतिशोध की भावना लेके कौटिल्य जी ने ये डिसाइड किया कि तुम्हारे राज्य को मैं तबाह कर दूंगा और तुम्हारे सिंहासन पे तुम्हारी जगह एक नया शासक को बैठाऊंगा। पूरी कहानी क्या थी? कहानी का बस छोटा सा पहलू मैं बताऊंगा, क्योंकि पूरी कहानी बताऊंगा तो टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। कहानी का छोटा सा पहलू ये है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के पहले जो शासक था उसने जब कौटिल्य जी से वैचारिक मतभेद किया तो उसके पीछे कारण ये था कि कौटिल्य जी कह रहे थे कि आपको जनता से इतना कर वसूलना नहीं चाहिए। मतलब कौटिल्य जी का ये एडवाइस था सरकार के, देश के राजा के लिए कि आपको हमारे देश की जनता से इतना कर नहीं वसूलना चाहिए। कर मतलब टैक्स, क्योंकि आपको पता होगा पहले जनता बहुत गरीब होती थी और जनता से अगर राजा ज़्यादा कर वसूल लेगा तो भाई राजा ही उसका करता धरता है, मालिक है। अगर वही उससे ज़्यादा पैसा लेने लगेगा, उसके लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा तो जनता तो भूख से मर जाएगी ना, जनता तो बर्बाद हो जाएगी। और जब जनता नहीं रहेगी, समाज नहीं रहेगा तो राजा कैसा, राजा किस बात का, राज किस पे करेंगे आप।
इसीलिए कौटिल्य जी ने उस राजा को ये सुझाव दिया, लेकिन वो राजा इस बात से बिल्कुल भी इस बात पे राजी नहीं हुआ और बहुत सारी चीज़ें हो गई। इस बात को देखते हुए उन्होंने जब अपना अर्थशास्त्र किताब लिखा था ना, तो उसमें उन्होंने वेलफेयर स्टेट के बारे में बहुत अच्छे से मेंशन किया था। उन्होंने लिखा भी है बखूबी कि कोई भी देश, कोई भी राज्य तब तक अच्छे से चल सकता है जब तक उस राज्य में जन कल्याण के विषय में सोचा जाए। जिस दिन आप जन कल्याण के विषय में सोचना बंद कर देंगे, उस दिन जन विद्रोह होगा। जन विद्रोह होगा तो क्रांति होगी, और क्रांति होगी तो राजा को उठा के फेंक दिया जाएगा और आपका साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। यही बात कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो मौर्यन एम्पायर था वो काफ़ी समय तक चला, उसके बाद वो भी खत्म हो गया, लेकिन उन सारी पॉलिसीज़ को पालन किए, उन सारी पॉलिसीज़ को ध्यान में रखे, इसीलिए उनका शासन काफ़ी समय तक चला। चलिए, तो यही सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि उनके बुक्स में केवल इकोनॉमिक्स के विषय में चर्चा नहीं थी, उनके बुक्स में ये भी चर्चा थी कि हम गवर्नमेंट, हमको शहरों के लिए एक अलग सरकार का निर्माण करना चाहिए। ऐसा मानते थे कौटिल्य जी कि अगर शहर है तो शहर के लिए अलग सरकार होना चाहिए, गांव के लिए अलग सरकार होना चाहिए, लॉ होना चाहिए, देश में लॉ होना चाहिए, यानी कानून होना चाहिए, और कानून का कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए कोर्ट भी होना चाहिए, उसको पनिश करने के लिए, सजा सुनाने के लिए। महिलाओं को कुछ अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि पता है आपको कि पहले महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा मतभेद होता था, बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। आपने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन टॉपिक तो पढ़ा ही होगा, लैंगिक भेद, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं महिलाओं को शिक्षा में बराबर का अधिकार नहीं मिलता था, महिलाओं को हर चीज़ में पीछे रखा जाता था। ये कहा जाता था कि तुम महिला हो, तुम्हारा काम बस घर में चूल्हा चौकी करना है, जो कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा गलत है। इस बात को कौटिल्य समझते थे कि नारी शक्ति सर्वोपरि है, नारी शक्ति सबसे ऊपर है, और नारियों का सम्मान होना चाहिए। नारियों का सम्मान कब होगा? जब नारियों को अधिकार मिलेगा। इसलिए उन्होंने अपनी किताब में महिलाओं के अधिकार की भी चर्चा की थी। उन्होंने मेंटेनेंस ऑफ ओल्ड एंड हेल्पलेस, मतलब जो लोग गरीब हैं, जो लोग बहुत बूढ़े हो गए हैं, जो बिल्कुल बेसहारा हैं, उनके पास कुछ नहीं है, न खाने को, न पीने को, न रहने को, उन लोगों की सहायता सरकार को करनी चाहिए, देश के राजा को करनी चाहिए। क्योंकि जब देश का राजा उन लोगों के लिए कदम उठाता है ना, तो समाज का विश्वास राजा में बढ़ता है। आप खुद सोचिए कि अगर मोदी जी ऐसा कर तो नहीं रहे हैं, लेकिन अगर मोदी जी जितने भी फुटपाथ पे रहने वाले लोग हैं सबके लिए एक अच्छा घर बनवा दे और सबको उस घर में शिफ्ट करवा दे, उनको 2 वक्त का खाना दे, तो उससे क्या वही मजदूर, वही लोग प्रभावित होंगे या पूरा देश का जनता प्रभावित होगा? आंसर है पूरा देश का जनता प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि देश की जनता में सेंटिमेंट्स हैं, इमोशंस हैं। उसको दिखेगा कि ये इंसान उन गरीबों के लिए सोचता है जिसके लिए कोई नेता नहीं सोचता है। ऐसे ही अगर राजा करे, अगर चंद्रगुप्त मौर्य जी ऐसा करते थे, तो जाहिर है कि वहाँ की जो जनता होगी वो उनके विषय में सोचेगी कि इंसान बहुत इमोशनल है, हमारे देश की जनता का ख्याल रखता है, तो इसलिए उसको और भी ज़्यादा शासन करने का मौका मिलेगा। उसके देश में कोई बगावत नहीं होगी, कोई क्रांति नहीं होगी, कोई जन विद्रोह नहीं होगा। अब देखिए, शादी कैसे करना है, शादी कर लिया तो संबंध विच्छेद कैसे करना है, तलाक मतलब डाइवोर्स कैसे करना है, इसका भी चर्चा उन्होंने अपनी पुस्तक में किया था। मतलब कोई सेगमेंट बचा नहीं है। इसके अलावा पब्लिक फाइनेंस, यानी सरकार पैसा कहाँ से कमा सकती है, कौन कौन से सोर्सेज डेवलप कर सकती है सरकार पैसा कमाने के। मेंटेनेंस ऑफ आर्मी एंड नेवी, मतलब हमारे देश की जो आर्मी है, हमारे देश की जो नेवी है, उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसकी भी चर्चा कहीं ना कहीं इस किताब में मिलती है। डिप्लोमेसी, कूटनीति, कूटनीति का मतलब क्या होता है? जैसे हमारा राज्य है, हमारे राज्य पे कोई दूसरे राज्य का राजा आक्रमण करने आ रहा है और हमको पता है कि हम उस राजा से जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उस राजा की इतना आर्मरी नहीं है, हम उस राजा के इतना, हमारे पास उतना पावर नहीं है, उतनी सारी आर्टिलरी नहीं है, मतलब जो भी लड़ने के लिए चाहिए वो चीज़ें नहीं है, टैंक्स नहीं है हमारे पास। तो फिर इस केस में क्या करेंगे आप? घुटने टेक लेंगे, सरेंडर करेंगे? इससे तो आपको कायर कहा जाएगा। ये तो आप नहीं करेंगे ना। तो आप क्या करेंगे? आप उस सामने वाले राजा के पास प्रपोजल रखेंगे कि देखिए क्यों लड़ना है, उसको आप मनाएंगे अपनी बात को, कहेंगे कि देखिए क्या रखा है लड़ाई वड़ाई में, मतलब कैसे भी करके आप उसको रिझाएंगे
और वो मान जाएगा आपकी बात, वो आप पे आक्रमण नहीं करेगा, इसको हम डिप्लोमेसी कहते हैं। या फिर कोई दूसरा राज्य आप पे आक्रमण करने वाला है, आप तीसरे राज्य को अपने साथ मिला लेते हैं, उसके साथ मिलकर लड़ते हैं और उसके राज्य को तबाह कर देते हैं, उस पर भी आप कब्जा कर लेते हैं। तो ये जो आप एक्सटर्नल पॉलिसीज बनाते हैं इसको हम डिप्लोमेसी कहते हैं, कूटनीति कहते हैं। इसकी भी चर्चा कहीं ना कहीं इस किताब में मिलती है। कृषि कैसे करनी है यानी एग्रीकल्चर कैसे करनी है, इसकी भी चर्चा इस किताब में मिलती है। स्पिनिंग एंड वीविंग मतलब जो बुनाई कढ़ाई का काम होता है उसकी भी चर्चा इस किताब में मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसकी चर्चा इस किताब में की गई है। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो थे कौटिल्य जी। इसके बाद है आपके गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा एक चीज़ और, कौटिल्य जी का जन्म और मरण नहीं दिया है क्या? कोई बात नहीं, इनका जो डेट ऑफ बर्थ कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जिनका भी जन्म और मरण दिया है, सन मतलब ये कब जन्म लिए थे, इनका मृत्यु कब हुआ था, तो आप याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।